दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ठोसों के विद्युतीय गुणों के बारे में। तो ठोसों के विद्युतीय गुण किस आधार पर उत्पन्न होते हैं, आइए पहले ये जानते हैं। तो यदि हम बात करें ठोसों के विद्युतीय गुण की, तो इनके चालकता का जो परिणामों का परास होता है वो 10 के घात -20 से लेके 10 के घात 7 ओम प्रति मीटर तक 27 कोटियों में फैला होता है। चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ठोसों की जो चालकता है 10 के घात -20 से लेकर 10 के घात 7 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच 27 कोटियों में होता है। और इन्हीं 27 कोटियों के बीच के मान के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया। पहला है चालक, दूसरा है विद्युत रोधी और तीसरा है अर्धचालक। तो आप जब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे तो इनके जो वैल्यू है 10 के घात -20 से लेकर 10 के घात 7 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच आएंगे। तो यदि हम बात करें चालक की, तो हम सभी जानते हैं चालक वे होते हैं जिनमें की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात वे विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम बात करें चालक के विद्युतीय चालकता की, तो वे ठोस जिनकी चालकता का परास 10 के घात 4 से लेकर 10 के घात 7 प्रति ओम प्रति मीटर के मध्य होता है, वे चालक कहलाते हैं। और धातुओं की चालकता की जो कोटि होती है वो होती है 10 के घात 7 प्रति ओम प्रति मीटर, और ये सबसे उत्तम चालक होते हैं। तो याद रखिएगा, जो चालक होते हैं उनकी चालकता की कोटि 10 के घात 4 से लेकर 10 के घात 7 प्रति ओम प्रति मीटर होता है। और जो धातु होते हैं, धातुओं के चालकता की कोटि होती है 10 के घात 7 प्रति ओम प्रति मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत रोधी ठोसों की। तो इनकी जो चालकता होती है वो बहुत कम होती है। इनकी चालकता 10 के घात -20 से लेकर 10 के घात -10 प्रति ओम प्रति मीटर के परास के मध्य होता है। इस कारण ये विद्युत का प्रवाह नहीं करते। बात करते हैं हम अर्धचालक की। तो अर्धचालक वे ठोस होते हैं जो कि चालक और विद्युत रोधी के मध्य आते हैं, और इनकी जो परास होती है 10 के घात -6 से लेके 10 के घात 4 प्रति ओम प्रति मीटर के मध्य होती है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि धातुओं में कैसे विद्युत का चालन होता है। तो कैसे धातुओं में इलेक्ट्रॉन चलते हैं और विद्युत का प्रवाह होता है। तो हम सभी जानते हैं कि धातु अपने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन रखते हैं उसे हम बोलते हैं परमाणविक कक्षक, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर आणविक कक्षक अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा कि बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कहलाते हैं परमाणविक कक्षक, और ये परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर बनाते हैं आणविक कक्षक। और ये जो आणविक कक्षक होते हैं वो एक निश्चित ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं। तो जब ये आणविक कक्षक इतने पास होते हैं कि वो सामूहिक रूप से एक संरचना बनाते हैं जिसे हम कहते हैं बैंड। अब यदि बात करें हम इस बैंड की, तो यदि यह बैंड आंशिक रूप से भरा हो, मतलब कि वो पूर्ण रूप से न भरा हो, अथवा यह एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन करता हो, अर्थात ये क्या करे कि दूसरे ऐसे ऑर्बिटल या बैंड से मिल जाए, ओवरलैप कर जाए, जिसके पास अत्यधिक ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे कि धातु चालकता दर्शाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि यदि कुछ जो आणविक कक्षक होते हैं या तो वो फिर पूरी तरह से खाली होते हैं या फिर भरे होते हैं। तो इस आधार पर हम दो प्रकार के बैंड की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं वो दो प्रकार के बैंड कैसे होते हैं। तो इन्हें हम चित्र के द्वारा ईजिली समझ सकते हैं। तो मैं आपको इमेज के थ्रू समझा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीले रंग का दिखाई दे रहा है। तो जो नीले रंग का है उसे हम बोलते हैं पूरित बैंड या फिर बैलेंस बैंड, और जो आपको ऊपर की ओर खाली दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड या फिर चालन बैंड। तो आप पहले कंडीशन में देख सकते हैं कि जो पूरित बैंड है और चालक बैंड है वो आंशिक रूप से भरे हुए हैं, अर्थात पार्शियली फिल्ड है। तो जिससे क्या होता है कि जो पूरित बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में चले जाते हैं। आइए चलते हैं दूसरे कंडीशन की ओर, जो कि एक अतिव्यापित अर्थात ओवरलैप बैंड है। तो इसमें क्या है, इसमें जो अधिकतम ऊर्जा वाला बैंड है वो सबसे निम्नतम वाले ऊर्जा बैंड के साथ ओवरलैप कर ले रहा है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बैंड से चालन बैंड अर्थात कंडक्शन बैंड की ओर चला जा रहा है, मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पूरित बैंड से चालन बैंड की ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अतिव्यापन बैंड में। तो इस प्रकार के दो कंडीशन जो आपने ऊपर देखा ये धातुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
जिसमें कि आंशिक रूप से पूरित बैंड होते हैं और अतिव्यापित बैंड होते हैं। तो ये दो तरह के बैंड आपके धातुओं में प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अचालक की। तो अचालक में क्या होता है, जो पूरित बैंड है अर्थात जो बैलेंस बैंड है और जो चालन बैंड है, कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के मध्य अत्यधिक ऊर्जा का अंतर होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। तो ये जो अत्यधिक ऊर्जा का अंतर होता है जिसे हम कहते हैं निषिद्ध क्षेत्र या फॉरबिडन जोन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है नहीं हो पाता ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वही चलते हैं अगर हम तीसरे टाइप के विद्युत चालक की, जो कि अर्धचालक। तो अर्धचालक में अगर हम देखें तो जो ऊर्जा का डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण ईजिली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरित बैंड से रिक्त बैंड में चले जाते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अर्धचालक होते हैं वो धातु और अचालक के बीच की कंडीशन को प्रदर्शित करते हैं। तो आप इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चालक और अचालक के बीच के बैंड को प्रदर्शित कर रहे हैं और इनकी संरचना चालक और अचालक के बीच की है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या अर्धचालक को ताप देकर उसकी चालकता बढ़ाई जा सकती है, क्या यहाँ पर ताप एक फैक्टर की तरह कार्य करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम अर्धचालक में ताप देते हैं तो जो पूरित बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरित बैंड से इलेक्ट्रॉन रिक्त बैंड में चले जाते हैं, अर्थात अर्धचालक की जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी एक फैक्टर की तरह कार्य करता है जो कि अर्धचालक की चालकता को बढ़ा देता है। इसके अलावा हम अर्धचालक में कुछ अशुद्धियाँ मिला सकते हैं और अशुद्धियाँ मिलाने से भी जो अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि जब भी किसी अर्धचालक में एक उचित अशुद्धि मिलाकर उसकी चालकता बढ़ाई जाती है तो इस विधि को हम बोलते हैं अपमिश्रण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डोपिंग। इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धियाँ मिलाकर उसकी चालकता को बढ़ाई जाती है तो उसी को हम बोलते हैं अपमिश्रण। यदि बात करें हम डोपिंग की, तो डोपिंग में दो चीज़ें की जा सकती है। पहला, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ मिलाकर, दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ मिलाकर। हम सभी जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं और जो सिलिकॉन है कार्बन परिवार का है, अर्थात इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकते हैं। चूँकि हमारा जो सिलिकॉन है ग्रुप नंबर 14 का है तो इसमें हम ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट या अशुद्धि को मिलाएं, या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो हमारा सिलिकॉन है ग्रुप नंबर 14 का है तो इसमें ग्रुप नंबर 13 के अशुद्धि को मिलाएं। तो यहाँ पर दो कंडीशन हैं, सिलिकॉन में या तो 15वें ग्रुप के अशुद्धि को मिलाएं या फिर 13वें ग्रुप के अशुद्धि को मिलाएं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक फिगर दे रखा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो आप पहले फिगर में देख सकते हैं कि यह सिलिकॉन की आणविक संरचना दिया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि सिलिकॉन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपने वो दूसरे सिलिकॉन के परमाणुओं के साथ जुड़कर 8 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सभी मॉलिक्यूल के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। अब इसमें यदि हम आर्सेनिक को मिला दें तो आर्सेनिक के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आर्सेनिक का जो 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करेगा, अर्थात वो गतिशील इलेक्ट्रॉन होगा और इसी गतिशीलता के कारण उनमें चालकता उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार अर्थात जो इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता उत्पन्न होती है उस प्रकार के अर्धचालक को हम बोलते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसे हम बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी आपको धातुओं की अशुद्धियों में पढ़ाया हुआ है। चलते हैं अब हम दूसरे कंडीशन की ओर। अब इसमें हम ऐसी अशुद्धि मिलाएं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे कि हम बोरान को मिला दें तो बोरान के बाह्य कोश में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अपने चारों तरफ 3 सिलिकॉन के परमाणु के साथ सिर्फ जुड़ेगा। अब एक जो सिलिकॉन का ऑर्बिटल रहेगा वो रिक्त रहेगा। अब उस रिक्त स्थान को पूरित करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे परमाणु से यहाँ पर आएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ते हैं वहाँ पर होल जाता है और इस प्रकार का जो हमारा अर्धचालक होता है उसको हम बोलते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। और इस टॉपिक को भी मैंने धातुओं की अशुद्धियों में पढ़ाया हुआ है। तो याद रखिएगा, होल के कारण जिस प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं पी प्रकार का अर्धचालक। और यदि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण
अर्धचालक बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं n प्रकार के अर्धचालक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किसी भी अर्धचालक की जो चालकता होती है वो दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। पहला कि टेम्परेचर को बढ़ाकर, और दूसरा है उसमें अशुद्धियों को मिलाकर। और वे अशुद्धियाँ या तो अधिक इलेक्ट्रॉन वाले होंगी या फिर कम इलेक्ट्रॉन वाले होंगी। यदि हम अधिक इलेक्ट्रॉन वाले अशुद्धियों को मिलाते हैं तो n टाइप का अर्धचालक बनेगा, और यदि कम इलेक्ट्रॉन वाले अशुद्धियों को मिलाते हैं तो वो p प्रकार के अर्धचालक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो अर्धचालक होते हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि आपके डायोड के निर्माण में या फिर आपके ट्रांजिस्टर के निर्माण में, चाहे वो NPN हो या फिर PNP हो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ठोसों के चुंबकीय गुणों की बात करेंगे। इनमें चुंबकीय गुण किस आधार पर प्रदर्शित होते हैं और चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।